सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा एंड हम आज इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी लॉ का बेसिक फाउंडेशन है। ठीक है, और वो बेसिक फाउंडेशन क्या है? वो है कि आखिर पार्टीशन के बाद प्रॉपर्टी के स्टेटस का क्या होता है। यही बेसिक फाउंडेशन है हिंदू प्रॉपर्टी लॉ का, और इसी को हम डिस्कस करेंगे कि सर जब पार्टीशन हो जाता है किसी प्रॉपर्टी का तो उस प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या हो जाता है, यही जानेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि जब प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाता है तब जो हिस्सा जो हम कहें, जो हमें पार्ट जो मिला है उस प्रॉपर्टी का, वो अब भी एंसेस्ट्रल रहता है या अपनी खुद की प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, वो मेरी खुद की अपनी प्रॉपर्टी बन जाती है या इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बनी रहती है। समझेंगे इसको क्या होता है, क्योंकि इसी कंफ्यूजन को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आया है जिसका नाम है अंगदी चंद्रना वर्सेस शंकर 2025 का केस है, अभी रिसेंटली आया, जिसमें कोर्ट ने क्लियरली बताया कि पार्टीशन के बाद आपको जो प्रॉपर्टी मिलती है ना, वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। इसमें क्लियरली ऑनरेबल कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया। इस वीडियो में हम इस कंसेप्ट को सिंपल तरीके से बेसिक से समझेंगे और इस नए जजमेंट को डीप एनालाइज करेंगे, पूरा तरीके से एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप समझो कि हिंदू लॉ में जब हम जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ऐसी फैमिली जो एक ऐसी फैमिली जो एक ही मेल एंसेस्टर से जुड़ी हुई है, जिसमें फादर, सन्स, ग्रैंडसन्स, ग्रेट ग्रैंडसन्स सब मिलकर एक कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। वही जॉइंट फैमिली का जो कंसेप्ट है, सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, सब मिलकर एक कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं एंड इसमें सबका इक्वल राइट होता है, सबका बराबरी का हक होता है। जब तक प्रॉपर्टी का एक्चुअल पार्टीशन नहीं हो जाता, जब तक प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हो जाता, तब तक उन सबका कॉमन इक्वल राइट होता है उस पार्टीशन पर। अरे होता है या नहीं? एंड फिर जब पार्टीशन होता है तो ये कॉमन ओनरशिप टूट जाती है। जैसे ही पार्टीशन हुआ तो पूरी कॉमन ओनरशिप जो थी वो टूट जाती है और हर इंसान को अपना स्पेसिफिक अलग अलग शेयर मिल जाता है। अरे मिलता है या नहीं, इतना तो आपको क्लियर है। ये बेसिक होता है। ठीक है, एक ही बेसिक बात बताई मैंने आपको। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने लायक ये है कि देखो, पार्टीशन के बाद जो शेयर आपको मिलता है ना, वो लीगली आपके पर्सनल प्रॉपर्टी या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाता है। हमारा सवाल यही था कि पार्टीशन के बाद उस प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या बनता है। तो आप समझो कि पार्टीशन के बाद जो शेयर आपको मिलता है, जो हिस्सा आपको मिलता है, वो लीगली आपका पर्सनल प्रॉपर्टी या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाता है, आपका पर्सनल प्रॉपर्टी बनता है मतलब। ठीक है, अब सेल्फ एक्वायर्ड में बार बार शब्द यूज कर रहा हूं, सेल्फ एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है ये भी जानो। सेल्फ एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि अब आप अपने हिस्से के सोल मालिक हो, अपने हिस्से के सोल मालिक हो आप। ठीक है, आपको अपनी प्रॉपर्टी को आप चाहो तो उसे बेचो, आप गिफ्ट करो, आप विल बनाओ, विल करके किसी और के लिए, किसी और फैमिली मेंबर के परमिशन की जरूरत नहीं है आपको। आपको जो करना है वो करो, किसी के परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अब आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन चुकी है। ठीक है, अब बात कर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, आई होप समझे होंगे। अब आते हैं, हम बात करते हैं रिसेंट केस अंगति चंद्रना का केस जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ। दरअसल इस केस में चंद्रना जी जो थे और उनके भाइयों ने अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का प्रॉपर पार्टीशन किया। ठीक है, उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जिसमें सबका कॉमन इक्वल राइट्स था, एक प्रॉपर पार्टीशन कर दिया उस प्रॉपर्टी का उन्होंने। अब पार्टीशन के बाद चंद्रना जी ने अपने एक भाई का शेयर अपने पर्सनल इनकम और एक लोन लेकर खरीद लिया था। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही पार्टीशन हुआ तो चंद्रना जी ने क्या किया, उन्होंने अपने एक भाई का शेयर, जो हिस्सा उन्हें मिला, फॉर एग्जांपल समझो, अपने भाई का शेयर अपने पर्सनल इनकम और लोन लेकर उन्हें खरीद लिया।
अपने भाई का शेयर खरीद लिया। कैसे खरीदा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे खरीदा, अपने पर्सनल इनकम और एक लोन लेकर खुद ने खरीदा, मतलब ठीक। फिर उस शेयर को उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, उन्होंने खरीद लिया, ठीक है, और बेच दिया। अब बाद में उनके बच्चों ने कोर्ट में केस किया और कहा कि ये प्रॉपर्टी तो अब भी एंसेस्ट्रल है, इसलिए बिना उनका कंसेंट लिए, बिना हमारी परमिशन लिए प्रॉपर्टी बेचना वैलिड नहीं है। ये इनका कंटेंशन रहा, ये फैक्ट्स थे केस के। अब क्या कोर्ट लीगल इशू उठा, यहां कोर्ट के सामने बेसिक सवाल उठा कि पार्टीशन के बाद मिला हुआ हिस्सा क्या अब भी एंसेस्ट्रल होता है कि सेल्फ एक्वायर्ड होता है। ये कोर्ट लीगल इशू उठा इस केस में। साथ ही क्या बिना फैमिली के कंसेंट के प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। ये दो सवाल कोर लीगल इशू उठे कि पार्टीशन के बाद मिला हुआ हिस्सा अब भी एंसेस्ट्रल होता है या सेल्फ एक्वायर्ड होता है। एंड साथ ही क्या बिना फैमिली के कंसेंट के प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक, कोर लीगल इशू। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां लॉ का एक सिंपल प्रिंसिपल रीइंफोर्स किया इस केस में। सबसे पहला, दैट पार्टीशन एंड्स जॉइंट स्टेटस, यानी कि जब एक प्रॉपर प्रॉपर्टी का प्रॉपर पार्टीशन होता है ना, एक बार यानी कि एक बार अगर प्रॉपर्टी का प्रॉपर पार्टीशन हो जाता है तब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। कोर्ट ने क्लियर कर दिया दैट पार्टीशन एंड्स जॉइंट स्टेटस। इसका मतलब यही कहना चाह रहा हूं कि जब एक बार प्रॉपर्टी का प्रॉपर पार्टीशन हो जाता है ना, तब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। अब जॉइंट स्टेटस का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा यहां पर ये प्रिंसिपल यहां पर रीइंफोर्स किया दैट पोस्ट पार्टीशन शेयर इज इक्वल्स टू सेल्फ एक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है समझो कि हर को पार्टनर यानी कि फैमिली के मेंबर्स, ठीक है, तो हर को पार्टनर्स या मैं कहूं हर फैमिली के मेंबर अपने अलॉटेड शेयर का एक्सक्लूसिव ओनर बन जाते हैं। जो जो उनको हिस्सा मिला उसके एक्सक्लूसिव ओनर बने, ठीक है, और ये शेयर ऑटोमेटिकली उनका या मैं कहूं उसका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का स्टेटस ले आता है। अरे जो उनको पार्टीशन में जो जो शेयर मिले ना, जो जो शेयर अलॉट हुए, हम ये कह रहे हैं कि वो जो शेयर अलॉट हुए वो ऑटोमेटिकली सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का स्टेटस ले लेते हैं। मतलब समझे, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाती है उसको। अब एक और सुप्रीम कोर्ट ने रीइंफोर्स किया प्रिंसिपल, वो ये था दैट मियर जॉइंट फैमिली एग्जिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जॉइंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, यहां कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट समझाया कि सिर्फ इसलिए कि एक जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट करती है, सिर्फ इसलिए ये अजम्पशन नहीं लगाया जा सकता कि सारी प्रॉपर्टीज जॉइंट फैमिली की होगी। ये अजम्पशन नहीं लगाया जा सकता। इसलिए यहां पर कोर्ट ने कहा दैट मियर जॉइंट फैमिली एग्जिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जॉइंट प्रॉपर्टी। सिर्फ इसलिए कि जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट करती है, ये हम अज्यूम नहीं कर सकते कि सारी प्रॉपर्टीज जॉइंट फैमिली की होगी। क्लियर है। एक और प्रिंसिपल यहां पर एस्टैब्लिश रीइंफोर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने दैट क्लेमेंट मस्ट प्रूव जॉइंट स्टेटस। अरे जो बंदे आपकी फैमिली मेंबर की क्लेम करते हैं कि प्रॉपर्टी जॉइंट है, उन्हें कोर्ट के सामने प्रूफ देना पड़ता है। अब वो कौन सा प्रूफ देना पड़ता है समझो, ये प्रूफ देना रहता है कि या तो प्रॉपर्टी फैमिली का इनहेरिटेड था, आप ये बताओ, कुछ ऐसा प्रूफ लाओ जो ये दर्शाए कि ये प्रॉपर्टी फैमिली का इनहेरिटेड था, या तो आप ये प्रूफ लाओ, ये प्रूफ करो दैट कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जॉइंट फैमिली का कॉमन फंड यूज हुआ था। इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए हम सभी ने पैसे मिलाकर इसको खरीदा, कॉमन फंड यूज हुआ, हम जॉइंट फैमिली का। या तो आप ये प्रूव करो। तो जॉइंट स्टेटस अगर क्लेमेंट को प्रूव करना है तो ये प्रूव करके बताओ। क्या प्रूव करके बताओ कि या तो प्रॉपर्टी फैमिली का इनहेरिटेड था या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जॉइंट फैमिली का कॉमन फंड यूज हुआ। ठीक, तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल्स रीइंफोर्स किए इस केस में, आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली न्यूक्लियस का कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया। फैमिली न्यूक्लियस का मतलब होता है कि एक ऐसा शेयर्ड धन
या प्रॉपर्टी कह दें जो पूरी जॉइंट फैमिली के लिए अवेलेबल हो। एक ऐसा शेयर्ड धन या मैं प्रॉपर्टी कह दूं, कैसी शेयर्ड प्रॉपर्टी जो पूरी जॉइंट फैमिली के लिए अवेलेबल हो और जिसका यूज करके नए एसेट्स खरीदे जाते हैं। अगर आप ये प्रूफ कर सकते हो, अगर आप ये प्रूफ कर सकते हो कि फैमिली के कॉमन फंड से कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है, आपकी जॉइंट फैमिली के कॉमन फंड से प्रॉपर्टी खरीदी गई है, अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं, तभी उस प्रॉपर्टी को जॉइंट फैमिली का एसेट माना जा सकता है। क्लियर है? लेकिन बट अगर कोई इंसान खुद से अपनी इनकम से, अपनी इंडिविजुअल इनकम से ये लोन लेके, या मैं कहूं या लोन लेके किसी प्रॉपर्टी को खरीदता है, तो वो प्रॉपर्टी उसका सेल्फ एक्वायर्ड माना जाएगा। अरे क्लियर है? अगर कोई इंसान अपने खुद के इंडिविजुअल इनकम से या किसी लोन से या लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदता है, तो वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट भी समझा। अब यहां पर ब्लेंडिंग का कंसेप्ट भी कोर्ट ने समझाया। ठीक है, अब ब्लेंडिंग का कंसेप्ट कोर्ट ने जो क्लैरिफाई किया, इसमें यह बताया, देखिए अगर कोई अपनी खुद की प्रॉपर्टी को वॉलेंटरीली फैमिली के कॉमन स्टॉक में डाल देता है ना, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई अपनी खुद की प्रॉपर्टी, अगर वो कोई व्यक्ति अपनी खुद की प्रॉपर्टी को वॉलेंटरली अपनी स्वेच्छा से फैमिली के कॉमन स्टॉक में डाल देता है और अपने इंडिविजुअल राइट्स को सरेंडर कर देता है, तब उस प्रॉपर्टी को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी माना जा सकता है। ये बहुत बहुत एक्सेप्शनल चीज बता रहा हूं मैं। इन जनरल हम बात करते आ रहे हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कब मानी जाती है, जब उसका इंडिविजुअल वहां पर उस पर राइट होता है, उसको मिल गई वो शेयर, उसका खुद का हो गया पार्टीशन के बाद, अब वो सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाएगी। बट यहां पर एक ब्लेंडिंग का कंसेप्ट भी कोर्ट ने बताया कि ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? कि अगर कोई अपनी खुद की प्रॉपर्टी अपनी स्वेच्छा से वॉलेंटरीली फैमिली के कॉमन स्टॉक में डाल देता है और अपने इंडिविजुअल राइट्स को सरेंडर कर देता है, एक तरीके से सरेंडर ही कर रहा है ना, तो अगर वो व्यक्ति अपने इंडिविजुअल राइट्स को सरेंडर कर देता है, तब उस प्रॉपर्टी को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी माना जा सकता है। वो सेल्फ एक्वायर्ड नहीं मानी जाएगी फिर। लेकिन यहां पर समझो कि सिर्फ इतना कि फैमिली मेंबर्स उस प्रॉपर्टी का यूज करते रहें या एक्सपेंसेस जॉइंटली उठाएं या अकाउंट्स अलग से मेंटेन नहीं हुए, इन सब से ब्लेंडिंग अज्यूम नहीं होती। आप समझो इस बात को, मैं क्या कह रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ इतना कि फैमिली मेंबर्स उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं जो उसने वापस अपने कॉमन स्टॉक वॉलेंटरली फैमिली के कॉमन स्टॉक में जो डाल देता है प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका बता रहे हैं कि यहां पर सिर्फ इतना कि फैमिली मेंबर्स उस प्रॉपर्टी को जो उस व्यक्ति ने दी है, अपने इंडिविजुअल राइट्स जो सरेंडर करके वो प्रॉपर्टी उनको दी है, उस प्रॉपर्टी का यूज करते रहे या एक्सपेंसेस कहें जॉइंटली उठाएं या अकाउंट्स अलग से मेंटेन हो रहे हो, इन सबसे ब्लेंडिंग अज्यूम नहीं होती। ब्लेंडिंग का प्रूफ एक क्लियर इंटेंशन के साथ होना चाहिए। उस व्यक्ति का इंटेंशन था कि मैं ये वॉलेंटरली अपनी फैमिली के कॉमन स्टॉक में डाल रहा हूं प्रॉपर्टी, अपने इंडिविजुअल राइट सरेंडर कर रहा हूं, ये उसका इंटेंशन था, तभी ये डॉक्ट्रिन लगती है यहां पर, तभी ब्लेंडिंग का कंसेप्ट पूरा होता है। सिर्फ इतना कि फैमिली मेंबर जो है उनके वो सिर्फ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, या किसी एक्सपेंसेस को जॉइंटली उठा रहे हैं या अकाउंट मेंटेन अलग से कर रहे हैं, सिर्फ इसको देखकर ब्लेंडिंग अज्यूम नहीं होती। क्लियर इंटेंशन होना चाहिए, ये बताया गया इस डॉक्ट्रिन में, कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जो डिफेंडेंट थे यानी चंद्रना जी, इन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपना पर्सनल पैसा और लोन का यूज किया था। और हमने अभी ऊपर समझा, कोर्ट ने बताया था, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के पैसों से लोन लेकर वो प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उस पर उसका खुद का हक होता है, वो सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में चंद्रना जी ने ये क्लियर कर दिया, ये साबित कर दिया कोर्ट को कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो अपने पर्सनल पैसे और लोन का यूज किया था, उस पर उन्होंने उससे खरीदी। तो यहां कोई फैमिली न्यूक्लियस का यूज नहीं हुआ था, फैमिली न्यूक्लियस का यूज नहीं हुआ। मैंने फैमिली न्यूक्लियस का कंसेप्ट आपको बताया क्या होता है।
तो डिफेंडेंट ने बोला कि यहां मैंने कोई फैमिली न्यूक्लियस का यूज नहीं हुआ, उनका अपने प्रॉपर्टी पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल था और उन्होंने अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बेची थी जिसमें उनके बच्चों का कंसेंट लेना कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी खुद की प्रॉपर्टी मैंने खुद के लोन से ली, वो सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाएगी। तो ऐसे केसेस में मुझे किसी के कंसेंट की जरूरत नहीं है। तो यहां पर इन्होंने प्रूव किया कि पर्सनल फंड से उठाई है, कोई फैमिली न्यूक्लियस का यहां पर कंसेप्ट अप्लाई नहीं है। नो ब्लेंडिंग, सेल विद वैलिड यहां पर मानी गई बिना कंसेंट के, ठीक है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं कंसेंट। इसलिए यहां पर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया कि डिफेंडेंट नंबर 1 के का जो सेल था, जो सेल उन्हें ट्रांसफर ऑफ सेल हुआ, वो परफेक्टली वैलिड था। हाई कोर्ट ने, अच्छा सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट में गया था केस, तो हाई कोर्ट ने जो सेल को इनवैलिड कर दिया था उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सेट असाइड कर दिया। और अपीलेंट्स जिसने प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, ठीक है, जिनसे प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, उनका ओनरशिप भी वैलिड माना कोर्ट। तो यहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट लेसन समझते हैं, ठीक है, यहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। वो ये है जिसमें पहला कि पार्टीशन के बाद प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेल्फ एक्वायर्ड बन जाती है। सर यही तो समझा कि प्रॉपर्टी के बाद, प्रॉपर्टी की पार्टीशन के बाद वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेल्फ एक्वायर्ड बन जाती है, ये हमने लेसन लिया इस पूरे केस से। दूसरा कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होने का बर्डन प्रूफ का होता है, सिर्फ अजम्पशन यहां पर नहीं चलेगी। अरे क्लेमेंट वो प्रूव करे, वो दो चीज मैंने आपको ऊपर बताई थी। तो यहां पर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होने का बर्डन प्रूफ का होता है, प्रूव करो आप, वो क्लेमेंट पे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, सिर्फ अजम्पशन से बात नहीं चलेगी। तीसरा यहां पर हमने लेसन सीखा कि अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को फैमिली के स्टॉक में वॉलेंटरीली अपनी स्वेच्छा से डालना पड़ता है, तभी ब्लेंडिंग होती है, वरना नहीं होती है। अरे हमने डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग का कंसेप्ट समझा कि नहीं? यही तो बोला, वॉलेंटरीली एक्ट हुआ तभी ब्लेंडिंग का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। एक चीज और हमने यहां पर सीखी कि अगर आप अपनी पर्सनल इनकम या लोन के थ्रू प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं तो वो आपका खुद का प्रॉपर्टी है और आपको उससे ट्रांसफर करने में किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए सभी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो ये हमने कुछ लेसन्स सीखे इस केस से। मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन एक प्रैक्टिकल और फेयर अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। हर व्यक्ति को अपने शेयर पर एब्सोल्यूट राइट मिलने चाहिए पार्टीशन के बाद। पार्टीशन के बाद की बात कर रहा हूं कि हर व्यक्ति को पार्टीशन के बाद अपने शेयर पर एब्सोल्यूट राइट मिलना चाहिए, वरना प्रॉपर्टी का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा ना फिर अगर नहीं मिलेगा तो। साथ ही अगर ब्लेंडिंग या फैमिली फंड का जेन्युइन प्रूफ हो तो अलग बात है, लेकिन जब क्लियर एविडेंस नहीं है तो सेल्फ एक्विजिशन का प्रिंसिपल अप्लाई करना सबसे लॉजिकल चीज है। तो अगर आपको ये वीडियो समझने में मदद मिली हो तो जरूर एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही और डीप, सिंपल और लीगल टच वाले एक्सप्लेनेशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में नए केस एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपने कानूनी अधिकार समझिए और खुद को लीगली एम्पावर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।